हैं, खबर हरिद्वार से है, जहां मकर संक्रांति स्नान पर्व पर धर्म नगरी हरिद्वार में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड सहित आसपास के सभी गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु तड़के सुबह से ही गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और हर हर गंगे के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजमान है। इस अवसर पर पहाड़ों से देव डोलियां भी हरिद्वार पहुंची हैं, जिससे धार्मिक उल्लास और बढ़ गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मेला क्षेत्र को 8 जोन और 22 सेक्टर में बांटा गया है। हर घाट पर पुलिस बल तैनात है और सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी भी की जा रही है, ताकि स्नान व्यवस्था सुरक्षित और सुगम बनी रहे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ब्रह्मकुंड सहित सभी घाटों पर स्नान, सुबह सुबह लोगों ने भोर स्नान किया। मकर संक्रांति के अवसर पर देख सकते हैं कि कोहरा है, ठंड है, इसके बावजूद श्रद्धालु जो हैं घाटों पर पहुंचे और स्नान किया सुबह सुबह। कड़ाके की ठंड में श्रद्धालुओं की आस्था भी देखने को मिली। अगली खबर देहरादून से है, जहां पटेल नगर क्षेत्र में हुई लूटपाट की वारदात में पुलिस जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड खुद पीड़ित का रिश्तेदार निकला। पुलिस के अनुसार पीड़ित शराफत सहारनपुर में करोड़ों की जमीन के सौदे और मिलने वाली रकम की जानकारी उसकी फुफेरी बहन के पति बुशरान राणा को दी थी। इसी लालच में बुशरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई और वारदात की रात बदमाशों को घर दिखाकर खुद मौके से हट गया और बदमाशों ने तमंचे और चाकू के बल पर घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और नकदी व गहने लूट लिए। हालांकि सौदा रद्द होने से बदमाशों को करीब 1 लाख रुपए मिल सके। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से नकदी, अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। शेष गहनों की बरामदगी के लिए पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। श्री शराफत जी के द्वारा जो है 9 जनवरी को पुलिस को सूचना दी गई थी कि उनके यहाँ रात्रि में 4 अज्ञात लोग घर में घुस गए थे, जब उनके परिजन वहाँ थे और वहाँ पर डरा धमकाकर तमंचे के बल पर और चाकू के बल पर उनके घर में लूटपाट करी और 1 लाख रुपए जो उन्होंने कहीं से लिए थे वो 1 लाख रुपए लेकर और कुछ घर की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। चूँकि मामला काफ़ी संवेदनशील था, घटनास्थल निरीक्षण किया गया, तत्काल इसमें विभिन्न टीमें बनाई गई थी और इसमें जो है सीसीटीवी फुटेज, अन्य जो हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इस तरह के लोगों को चिन्हित करने के लिए कोई गैंग ऐसा सक्रिय हो जो घर में घुसकर इस तरह की वारदात को अंजाम देता हो, तो सभी साक्ष्य संकलन करते हुए इसमें 5 अभियुक्तों को ट्रेस किया गया। जो 4 उनकी गिरफ्तारी हुई है जो घर के अंदर घुसे थे और एक जो इसमें वादी है उन्हीं का रिलेटिव, यहाँ पर लगता है बुआ का पति है जो है, वो उसमें मास्टरमाइंड था, जिसके द्वारा उसको ऐसी सूचना मिली कि जो वादी हैं उनके एक डील हुई है ज़मीन की सहारनपुर में, जिसमें बड़ी रकम आने वाली है, करीब 1 करोड़ 80 लाख के, और उसको ये अंदाज़ा था कि शायद ये डील हो गई है और पैसा घर पे आया होगा, इसीलिए उसने षड्यंत्र अपने 4 अन्य साथियों के साथ रचा और उनको अंदर भेजा, घर की शिनाख्त कराई और घर के बाहर से फिर वो वापस चला गया था। चारों लोगों द्वारा घटना कारित की गई और 5वां व्यक्ति जो बाहर से रेकी कराने में शामिल रहा, जो वादी का स्वयं का रिश्तेदार था। इसमें 91,000 के करीब जो है कैश जो लूटा गया था वो बरामद हो गया। जो कुछ ज्वेलरी की बात आई थी पूछताछ में आई है, जो वादी पक्ष से भी और जो मुलजिम है उनके द्वारा जो चीज़ें मिली पता चली है, उसके आधार पर अभियुक्तों का जो इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लिया जा रहा है और रिमांड के बाद उन ज्वेलरी को भी बरामद किया जाएगा। अभी 5 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए कोर्ट में पेश किया। भाजपा प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वे सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आज जन जन के द्वार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें जनता की जरूरतों का तत्काल समाधान किया जा रहा है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश की जन विरोधी नीतियों को लेकर सत्ताधारी पार्टी भाजपा पर लगातार हमलावर है, जिस पर नवीन ठाकुर का बयान सामने आया है। कांग्रेस कहीं से कहीं तक दौड़ में नहीं है। अब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो कांग्रेस को इस प्रकार की जो है ये दिखावे वाली राजनीति करनी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 वर्षों तक जनता की सेवा में तत्पर है। हमारी सरकार और संगठन लगातार जनहित के कार्य कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त प्रदेश में जन जन की सरकार और जन जन के द्वार कितना शानदार कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जन तक जो है हमारी सरकार पहुंच रही है। 23 विभाग मौके पर जाकर प्रत्येक न्याय पंचायत पर जाकर जो है
आम जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया काम क्या होगा। और जनता समझ चुकी है, कांग्रेस केवल और केवल सत्ता के लिए दिखावा करती है और भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य करती है, लगातार करती है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह पिथौरागढ़ से लौटते समय सिरसागंज पहुंचे। यहां उन्होंने जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार के आवास पर मीडिया से बातचीत की। महक सिंह ने मेरठ की घटना को लेकर कहा कि दलितों पर हो रहे अत्याचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंकिता भंडारी मामले पर उन्होंने कहा कि वह हमारी बेटी है और इस प्रकरण में राजनीति नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने लोका स्थित शहीद ब्रजानंदन स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि जनप्रतिनिधियों को स्मारक के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही विद्यालय और मुख्य द्वार शहीद के नाम पर होना चाहिए। सितारगंज विधानसभा को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लोगों पर नाजायज मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और आगामी विधायक चुनाव में आजाद समाज पार्टी सितारगंज में से चुनावी मैदान में उतरेंगी। अभी हम एक शहीद स्मारक पर होकर आए हैं। शहीद ब्रजानंद जी जो 2010 में 62वीं बटालियन में शहीद हुए थे, उनके स्मारक की हालत देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ आकर देखना चाहिए कि किस प्रकार के हालत जो है इस स्मारक की बनी पड़ी है। और मैं सितारगंज में खड़ा हूँ जहाँ से सरकार के विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। उन्हें सोचना चाहिए और यहाँ आकर इस स्मारक को देखना चाहिए कि किस प्रकार की हालत इस स्मारक की है। जो परिवार ने पाई जोड़कर अपने बेटे की याद में इसे बनाया। जिस टाइम उनका बेटा शहीद हुआ उस टाइम तो सभी नेताओं ने यहाँ आकर बड़े बड़े वादे किए, हम स्मारक बनवाएंगे, हम गेट बनवाएंगे, हम उनके नाम पर स्कूल बनवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं बनवाया है। तो इस पर ये गंभीर विषय है और इस पर सोचना चाहिए। ये जिस प्रकार के हालात प्रदेश के रहे, जिस प्रकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हुई और फिर प्रदेश में किस प्रकार का माहौल बना, मैंने पहले भी कहा, मैं अब भी इस बात को कह रहा हूँ कि न्याय प्रक्रिया सबके लिए समान होनी चाहिए। अंकिता हमारी बहन है, बेटी है, इस उत्तराखंड की बेटी है, लेकिन जब कोई घटना इसी प्रदेश में खासतौर से दलित समाज के साथ घट जाती है तो वहाँ पर भी हमें विचार करना चाहिए और सबको मिलजुल कर उसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि अगर कोई घटना घटती है, जैसे अभी मेरठ में घटना घटी और घटनाक्रम को अंजाम देने वाला एक ठाकुर समाज का। प्रदेश के उधम सिंह नगर जिले में 4 करोड़ रुपए के कथित फर्जीवाड़े से मानसिक तनाव में आकर 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। आत्महत्या से पहले सुखवंत सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था जिसमें प्रॉपर्टी डीलर सहित कुछ पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर आगे की जांच प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इस मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार और सिस्टम पर सवाल भी खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि धामी सरकार में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि जांच में किसी अधिकारी या व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 4 करोड़ के कथित फर्जीवाड़े के मामले को लेकर भाजपा नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल इस मामले पर लगातार कांग्रेस जो है सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर हमलावर है, जिस पर बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया है। उधम सिंह नगर के किसान की आत्महत्या से जुड़ा ये मामला है। 4 करोड़ के कथित फर्जीवाड़े से मानसिक तनाव में था किसान, जिसके बाद उसने वीडियो जारी कर आत्महत्या कर ली और वीडियो में उन्होंने कई लोगों के नाम भी दिए थे। जनता पार्टी की सरकार में शासन प्रशासन और विशेष रूप से पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश हैं कि आपसी किसी भी तरह के विवाद में और जिस तरह की घटनाएं यहाँ उत्तराखंड में जमीन जायदाद से लेकर सिविल मैटर्स हैं उसमें किसी भी तरह की दखल अंदाजी और एक तरफा सपोर्ट अधिकारी बिल्कुल कतई भी ना करें, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग है, शिकायतें सुनने के लिए हैं और पीड़ित को इंसाफ देने के लिए हैं। और ऐसे में अगर कहीं पीड़ित को इंसाफ नहीं मिलता और इस तरह का कोई प्रकरण निकलकर सामने आता है तो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि जो भी इसमें
गलत पाया गया, वो चाहे बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी हो या समाज में किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, किसी भी तरह का उत्पीड़न और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में कोताही नहीं बरती जाएगी और कार्रवाई करने से हिचका नहीं जाएगा। तो अधिकारियों को, शासन प्रशासन को एक सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्देश हैं, तो ये अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए। इस तरह की शिकायतें उनके खिलाफ अगर आती हैं तो वो जनता में अपना भरोसा तो खोते ही हैं, कानून का भरोसा तो खोते ही हैं, साथ में वो कहीं ना कहीं सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास करते हैं। और सरकार इस तरह के किसी भी मामले में कोताही नहीं बरतेगी। अपराधियों के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ, पीड़ितों के हक में निर्णय लिए जाएंगे और कड़ी कार्रवाई। सोमवार को इंटरनेट मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद विदेश में ठगी का मामला सामने आया है। वीडियो में 4 युवकों ने बताया कि खटीमा और रुद्रपुर के 2 एजेंटों ने उन्हें दुबई में पानी की पैकिंग का काम दिलाने के नाम पर भेजा और मोटी रकम वसूल ली। दुबई पहुंचते ही एजेंटों ने उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए और उन्हें गर्म इलाके में जबरन काम पर लगा दिया गया। काम का विरोध करने पर उन्हें धमकियां भी दी गई। वीडियो वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया और एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए खटीमा कोतवाली पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही रामपुर यूपी पुलिस को भी अवगत कराया गया है। पीड़ितों के परिजनों से संपर्क कर एजेंटों की पहचान और युवकों को भारत लाने के प्रयास अब किए जा रहे हैं। यहाँ पे हीटिंग का काम है, हमें पैकिंग के लिए भेजा था। यहाँ पैकिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है और एजेंट में ये कह रहा है अपने रिस्क पे आना है वीडियो बना के, और हमें कह रहा है पैसा मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। बस ये सर, मेरा नाम युवेश है। मेरे बात प्रकाश बोरा से हुई थी। उन्होंने ये बोला था क्या कहते हैं यहाँ पे पैकिंग करना है और हमसे बोल रहे हैं कि हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि यहाँ पे एक वीडियो दो तुम, तब इंडिया बुलाएंगे, कि ऐसा बोल के दो कि क्या कहते हैं हमें इसलिए इंडिया बुलाएंगे। हम उन्हें जब वीडियो देंगे वो हमारा पैसा भी देने के लिए नहीं बोले। उससे पहले बात हुई थी कि हमारा पैसा देंगे और इंडिया बुला के देंगे, और यहाँ पे पैकिंग का काम बताया था कि टूटी पैक करना है पानी का। रंजीत सिंह है, जिसे हीटर का काम नहीं होता है। बोल दो, कोई बात नहीं, हीटिंग काम से तो नहीं हो रहा, चक्कर आ गया। हाँ, मुझे चक्कर भी आते हैं। सच में ये भी है बड़ा ज़्यादा। सर, मेरा नाम ललन प्रसाद है। सर, इन लोगों ने बोला था टूटी पैक करना है पानी वाला ना, तो सर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हीटिंग वाला काम है और हमसे वो नहीं हो रहा काम। और यहाँ इसने एयरपोर्ट पे एजेंट ने हमसे ये एग्रीमेंट कराया था सर। तो एग्रीमेंट पे सर उनने ना पढ़ने का मौका दिया, ना कुछ बोल रहा है कि फटाफट जाओ नहीं तुम्हारा फ्लाइट मिस हो जाएगा। और एग्रीमेंट और वीडियो बनाया, उसमें बोला जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे बोलो। सर उसने जैसे सिखाया वैसे वैसे हमने बोला सर वीडियो में ना। उसने बोला कि रबड़ प्लास्टिक का काम, हमने सोचा सर प्लास्टिक का क्या पता उसमें काम होगा, तो प्लास्टिक काम सर नहीं है, यहाँ रबड़ वाला काम है सिर्फ। और हमें रबड़ का काम करा रहे हैं, हीटिंग वाला दिक्कत हो रहा है सर। हम घर आने के लिए बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं एक वीडियो बना कर मुझे दे दो तो तुम्हें हम बुलाएंगे इंडिया और पैसा तुम्हारा वापस नहीं करेंगे सर। मैं गाड़ी गिरवी रख के आया हूँ अपनी, और एक बैन रख के आया गिरवी सर, एक बुलेट भी ले रखा है इन लोगों ने सर मेरा। और सर सीधा बोल रहे हैं कि अब तुम्हें। देहरादून से खबर है जहां वीबीजी राम जी को लेकर फिर से सियासत छिड़ गई है। एक और भाजपा वीबीजी राम जी को लेकर अपने मुख्यालय में कार्यशाला का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस लगातार वीबी राम जी को ग्रामीण अधिकारों से खिलवाड़ करने का आरोप व महात्मा गांधी के नाम का अपमान करने का आरोप भाजपा सरकार लगा रही है। वहीं प्रदेश भाजपा से प्रभारी रेखा वर्मा ने वीबीजी राम जी की खूबियां गिनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला किया। रेखा वर्मा ने कहा कि जो भी देश हित की योजना होती है कांग्रेस उसका विरोध करती है, फिर चाहे बात 370 धारा हटाने की कर लें या फिर इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने इस योजना को खत्म नहीं किया बल्कि नया नाम देकर लोगों को लाभ पहुंचाने की योजना बनाई है। अभी कांग्रेस जी राम जी की योजना आई है और इसके बाद में कांग्रेस ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। और जैसा आपने देखा होगा 2014 से लगातार चाहे 370 धारा की बात हो या कोई ऐसा विषय जो देश के हित में निर्णय लिया जा रहा है, कांग्रेस उसका विरोध करती चली आई है। आपने देखा होगा 1980 में जब इस योजना को लाया गया था, अभी उन्होंने एक बात और कही कि गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। 1980 में जब इस योजना का नाम रखा गया था तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने गांधी जी का नाम क्यों नहीं रखा इस योजना के तहत?
आज वो भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये जी राम जी जो योजना है, जो मनरेगा से जी राम जी योजना हुई है, इसमें मनरेगा में भ्रष्टाचार था और सबको पता है कि किस तरह से मनरेगा में काम होता था और किस तरह से भ्रष्टाचार होता था, वो सबको जानकारी है। उसमें से हम लोगों ने बिल के माध्यम से इसमें संशोधन किया है और उसके बारे में हम इस कार्यशाला के माध्यम से लोगों तक वो अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हमने, कांग्रेस कहती है इसको ख़त्म कर दिया है, हम कहते हैं इसको नहीं ख़त्म किया है, हमने इसको जी राम जी योजना के तहत जनता के बीच में लाए। देहरादून के दून अस्पताल में आभा आईडी को लेकर सकारात्मक माहौल देखने को मिल रहा है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि आभा आईडी केंद्र सरकार की एक इनोवेटिव पहल है, जिसके जरिए मरीजों का मेडिकल डेटा डिजिटल रूप से सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आभा आईडी से मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड एक ही आईडी से जुड़ा रहेगा, जिससे बार बार पर्चा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दून अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2,500 से 3,000 मरीज आते हैं, जिन्हें सीमित समय में संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में ये सिस्टम भीड़ कम करने और मरीजों को समय पर इलाज देने में मदद करेगा। मरीज ऐप के जरिए घर से ही पर्चा और टोकन बनवा सकते हैं। फिलहाल पुराने और नए दोनों सिस्टम साथ चल रहे हैं। देखिए, ये एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक बहुत ही इनोवेटिव तरीका है, जो कि हम अपना मेडिकल डेटा को मैनेज करने के लिए पेशेंट के, इसमें होना क्या है कि एक आभा आईडी के थ्रू सबका रजिस्ट्रेशन बनेगा। मरीज को इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाले हैं कि उसके सारे डेटा उसे अब मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आभा आईडी के थ्रू उसके कार्ड में स्टोर रहेंगे, तो जब भी कहीं किसी भी डॉक्टर के पास जाता है तो डायरेक्टली उस कार्ड के थ्रू हो जाता है। हमारे सेटअप में इसका बेनिफिट ये है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ओपीडी करीब 2,500 से 3,000 के आसपास जा रही है पर डे की लगभग, तो 6 घंटे के अंदर 2,500 से 3,000 पेशेंट्स को मैनेज करना, उनका टाइमली पर्चा बनना, भीड़ को कम से कम हो और मरीज़ को दिक्कत ना हो, इसके लिए इसकी बहुत हेल्प होने वाली है। इसके थ्रू मरीज़ ऐप डाउनलोड करके घर पे ही अपना पर्चा बना सकता है, अपना टोकन लेके यहाँ पे अपना पर्चे की प्रिंट आउट लेके अपना जिस भी करस्पॉन्डिंग जो भी डॉक्टर हैं उनको दिखा सकता है। शुरू में थोड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें 2-3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। आपका वैलिडेटेड फ़ोन नंबर की ज़रूरत होती है और आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। तो जब शुरू में जैसे पेशेंट आ रहे हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट के पास आधार कार्ड नहीं रहते या वैलिडेटेड नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अभी दोनों सिस्टम चल रहे हैं। जैसे पहले जो पर्चा बनाने की पद्धति वो भी चल रही है और आभा आईडी के थ्रू हम सबको कह रहे हैं कि आप लोग इससे बनाइए, ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। एक बार में दिक्कत आती है शुरू में, जब सारे की उनकी डेटा एंट्री होती है, उसके बाद दोबारा केवल वो अपना नंबर, फ़ोन नंबर बताएंगे, उतने से ही आपको दोबारा आपका नाम पता एंट्री करने की ज़रूरत नहीं होती। सरकार द्वारा न्याय पंचायत स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाकर जन जन की सरकार, जन जन के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 9 साल तक सरकार को जनता के द्वार जाने की याद नहीं आई और अब जब चुनाव नजदीक है तो सरकार न्याय पंचायतों में पहुंच रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि जब सरकार जनता के बीच जा रही है तो जनता सवाल पूछ रही है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त क्यों है, महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों बढ़ रहे हैं और उन मामलों में भाजपा से जुड़े लोगों के नाम क्यों सामने आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और खनन माफिया, शराब माफिया और भू माफिया सरकार को संचालित कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में केवल छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े मगरमच्छ पर सरकार कब कार्रवाई करेगी, ये जनता जानना चाहती है। 9 साल इस सरकार को बने हुए हो गए हैं, 9 साल तक इन्हें याद नहीं आया कि सरकार जनता के द्वार। अब जब चुनाव है तो सरकार जनता के द्वार जा रही है और जब जनता के द्वार जा रही है तो जनता प्रश्न पूछ रही है और पूछ रही है कि बताइए, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस प्रदेश के अंदर महिलाओं पर सबसे ज़्यादा अपराध हो रहे हैं और उन अपराधों में भाजपा के लोग शामिल हैं। महंगाई अपने चरम पर है। आपके सामने किसानों की आय दोगुना होगी, अभी तक दोगुना नहीं हो पाई है।
उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने साल 2025 के दौरान राज्य में घटित कई आपदाओं से जुड़े नुकसान के आकलन के लिए पोस्ट तैयार डिजास्टर नीड असेसमेंट रिपोर्ट राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA भारत सरकार को भेज दिया है। इस रिपोर्ट में आपदाओं के कारण सामाजिक अवसंरचना, उत्पादक और क्रॉस कटिंग क्षेत्रों में हुए नुकसान, क्षति, पुनर्वास और पुनर्निर्माण आवश्यकताओं का विस्तृत और क्षेत्रवार आकलन पेश किया गया है। आपको बता दें कि देश में उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य है जहां पहली बार पूरे प्रदेश का PDNA किया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से आवश्यक वित्तीय सहयोग प्राप्त होगा, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में आजीविका संरक्षण और बुनियादी ढांचे को बिल्ड बैंक बेटर सिद्धांत के अनुरूप सुदृढ़ किया जा सकेगा। PDNA की रिपोर्ट हम लोगों ने भारत सरकार को और NDMA को 31 दिसंबर 2025 को भेज दिया था। उसमें जो कुछ हम लोगों ने रखा था, उसमें जो डैमेजेस हैं वो 3,792 करोड़ के, लॉसेस जो हैं वो 312 करोड़ के, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए किस तरह से हमें काम करना होगा, कैसे बेटर बनाना होगा, कैसे मजबूती प्रदान करनी होगी, वो सब मिला के 10,998 करोड़ रुपये। इस प्रकार कुल 15,103 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार के स्तर पर उस पर परीक्षण चल रहा है और उम्मीद हम करते हैं कि हमें कुछ धनराशि जल्दी मिल पाएगी। देखिए, इसमें सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रोडक्टिव सेक्टर है, सभी सेक्टरों में सड़क, बिजली, पानी, तमाम चीज़ों पे नुकसान हुआ है। तमाम लोगों की जान गई है, तमाम पशुओं की डेथ हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है। तो सब मिला जुला के सब चीज़ें हैं ये। देखिए, बहुत सारे सेक्टर में ना प्रभाव पड़ा है। जब रास्ता बंद हो गया, बिजली की आपूर्ति बाधित हुई, पानी की आपूर्ति बाधित हुई, सड़क मार्ग बाधित हुआ, तो उसके कारण पूरे मानव जीवन पे बहुत सारे एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। उत्तराखंड में इन दिनों शीतकालीन चार धाम यात्रा जारी है, जिसके चलते तीर्थयात्री शीतकालीन प्रवास स्थलों पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। शीतकालीन के बाद अप्रैल मई में जब चार धामों के कपाट खुलेंगे तो विधिवत रूप से चार धाम यात्रा शुरू होगी। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन तीर्थयात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए दुनिया भर से तीर्थयात्री आते हैं, इसीलिए उनकी सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी विपरीत परिस्थितियों में भी चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चलती रही और बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंचे। मंत्री ने सभी लोगों से चारधाम यात्रा में आने की अपील की है और आश्वस्त किया है कि सरकार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। देहरादून से खबर है, जहां राजधानी देहरादून में मियांवाला क्षेत्र में रहने वाले पार्थ परमार का उत्तराखंड अंडर 14 आयु वर्ग के क्रिकेट टीम में चयन होने से उनके घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। परिवार और क्षेत्रवासियों की ओर से उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा गत वर्ष दिसंबर माह में छिदरवाला स्थित आयुष क्रिकेट अकादमी में अंडर 14 वर्ग के ट्रायल आयोजित किए गए थे। इस ट्रायल्स में कुल 20 खिलाड़ियों का चयन उत्तराखंड अंडर 14 के लिए किया गया था, जिसमें देहरादून के मियांवाला निवासी पार्थ परमार का चयन एक बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में हुआ है। मेरा नाम पार्थ परमार है। मैं अंडर 14 उत्तराखंड के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ राष्ट्रीय डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए, और हमारी टीम इंदौर के लिए रवाना हो रही है। तो हमारे सीयू के लिए हम बहुत ही धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और हमने अब इस प्लेटफॉर्म में खड़े उतरना है और रन मारने हैं इस प्लेटफॉर्म में। नहीं, बहुत खुशी की बात है। पिछले 7 सालों से ये लगातार मेहनत कर रहा था, रोज एकेडमी जाना है, अपने प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ करना है। तो देर में चयन हुआ, लेकिन खुशी की बात यह है कि जब किसान फसल लगाता है तो जब वो फसल पक जाती है तो उसका उचित मूल्य मिलता है। इसी तरह मुझे भी ऐसा लगा कि पिछले 2 साल इसका चयन नहीं हुआ तो थोड़ा निराशा हुई, लेकिन अब ऐसा लगा है कि सीयू ने देखा है कि अब लड़का पूरा पक चुका है, तैयार हो चुका है, इतने मैच का अनुभव है, इतने शतक मार दिए, अच्छा विकेट कीपर है। इसने जो मेहनत की है उसका कुछ मूल्य नहीं है। ये दिन रात मेहनत करता है और पढ़ाई के साथ साथ
खेल में भी इसका पहली रुचि इसकी खेल में है और पढ़ाई बाद में करता है। लेकिन मेहनत इतनी है इसकी कि सुबह अपनी पढ़ाई कर लेगा, उसके बाद ही अकेडमी चल जाएगा, फिर दिन में खाना खाने घर आएगा, फिर वो शाम को फिर अकेडमी चल जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति और उत्तरायणी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों के सुख शांति समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है, जो भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का प्रतीक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तरायणी पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण अंग है, जो सामाजिक समरसता, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करता है। अंत में मुख्यमंत्री ने कामना की है कि भगवान सूर्य की आराधना का ये पावन पर्व सभी के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह और सकारात्मकता का संचार करे और प्रदेश निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। नमस्कार, आप सभी को मकर संक्रांति, लोहड़ी, माघी और अनेक पर्व जो भगवान सूर्य के उत्तरायण में आने से प्रारंभ होते हैं, उन सभी पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन दिवस से भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए संकल्पों का संचार हो, ऐसी मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। देवभूमि उत्तराखंड में यह पर्व भुगितिया के रूप में भी हमारी लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में यही पर्व कहीं पोंगल, कहीं बिहू के रूप में मनाया जाता है। यही हमारी एकता और विविधता का सुंदर प्रतीक भी है। आज के दिन पतित पावनी माँ गंगा में स्नान कर हम अपने जीवन के कष्टों के निवारण और मंगल की कामना करते हैं। वर्ष 2026 विकसित भारत 2047 के संकल्प को और मजबूत करने का वर्ष बने, इसी कामना के साथ मेरी प्रार्थना है कि सूर्य भगवान की कृपा से आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख बना रहे। एक बार पुनः आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।